क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो उधर पे आपको बहुत सारी हेडिंग दी हुई है। इफ यू कैन सी द वेरी फर्स्ट हेडिंग विच यू आर हैविंग इज एलिमेंट्री रिएक्शन, मिला। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, फिर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का कंपैरिजन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रिएक्शन इंटरमीडिएट। 4-5 थ्योरी टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं, उनको 1 बाय 1 समझते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी, सीधा डिफाइन करने के लिए पूछेगा, या वो जो टेबल बना हुआ है वो डिस्टिंग्विश में आता है, या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को क्वेश्चन में पता लगाने के लिए आता है। ठीक है ना, अभी करेंगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। जितने सॉल्व एग्जाम्पल में वो भी और जो एक्सरसाइज में वो भी, पहले समझ के लेते हैं। सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। पहला टॉपिक क्या दिया आपको, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक ऐसे रिएक्शन जिसको आप फर्दर और स्टेप्स के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब सबसे सिंपल रिएक्शन विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन फर्दर स्टेप्स। अभी जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है जिनको हम लोग लिखते तो एक लाइन में, पर वो एक लाइन में होती नहीं, एक स्टेप में होती नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3, और फिर 3 स्टेप के बाद रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो हम लोग जो एक लाइन में लिखते हैं वो असल में ओवरऑल रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन। किसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ, एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ ए गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डी, ऐसा लिख रहा हूँ कि एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने लिख तो दिया ऐसा, लेकिन असल में जब हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन असल में कैसे हुई है उसको स्टडी करना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो आप क्या नोटिस करोगे कि पहले स्टेप में क्या हुआ, रिएक्शन ए जो है वो रिएक्शन बी में कन्वर्ट हुई। फिर क्या हुआ, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में बदला, फिर ये जो बी है वो इंटर्न प्रोडक्ट सी में बदला, और फिर जो प्रोडक्ट सी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट डी में। यानी ये रिएक्शन ए से डी तक एक स्टेप में पहुँची है। क्या, कितने स्टेप में पहुँची है, 3 स्टेप्स में पहुँची है कि नहीं। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, तो जो रिएक्शन आएगी उसको ओवरऑल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरऑल रिएक्शन। तीनों को ऐड करने के बाद तो वो यही आएगी, वो यही आएगी। अब रिएक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, ये इस चैप्टर में भी काम आएगा, और केमिस्ट्री में जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा। रिएक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, ओवरऑल रिएक्शन निकाली कैसे जाती है, बहुत ध्यान से समझो। अगर कोई भी कंपाउंड एक रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पर आ रहा है और किसी दूसरी रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पर आ रहा है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुन। कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी एक रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पर है पर दूसरे के प्रोडक्ट साइड, एक ही में नहीं, हाँ एक ही में नहीं, पहली रिएक्शन के रिएक्टेंट में कुछ है और दूसरी या तीसरी रिएक्शन के प्रोडक्ट में वो सेम चीज़ है, तो आप उसको क्या करोगे, कैंसिल। यानी अपोजिट साइड पर अलग अलग रिएक्शन में अगर सेम कंपाउंड दिखेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। एग्जाम्पल देख, यहाँ पर ए है, क्या इन दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट में ए है, क्या बताओ, नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर बी है, इसको छोड़कर बाकी के कोई 2 रिएक्शन के प्रोडक्ट के साइड पर बी है, क्या, कहाँ पर है, पहली वाली में, तो ये बी अपोजिट साइड पर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सी है, किसी के प्रोडक्ट में है, वो कहाँ पर है, सेकेंड रिएक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दो, यहाँ पे खाली कौन बचा, ए, फिर एरो, यहाँ पर कौन बचा, आई, ओवरऑल रिएक्शन सेम। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। तो ये होता है ओवरऑल रिएक्शन का फंडा, कि जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स में हो रही होती है, तो हम लोग लिखते हैं उसको एक लाइन में, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक ही स्टेप में हुई होगी, कई सारे स्टेप्स में वो रिएक्शन हुई। हमने जब उसको ऐड किया तो जो ओवरऑल रिएक्शन आती है एक लाइन की, वो हम लोग हमेशा लिखते हैं। जैसे रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 3, पर जब हमने उन तीनों को ऐड किया तो ओवरऑल रिएक्शन ये आई ना, तो हम लोग इसी को लिखते हैं। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा अच्छे से। तो ऐसी रिएक्शन जो कई सारे स्टेप्स में होती है उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन नहीं, वो कई सारे स्टेप्स में हो रही हो। लेकिन वो रिएक्शन जिसको आप और स्टेप्स में ब्रेक नहीं कर सकते हो, सबसे सिंपल रिएक्शन हो, जैसे इसको देख, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, इसको और स्टेप में तोड़ सकते हो क्या आप, वो खुद एक स्टेप है, वो और स्टेप में नहीं तोड़ी जा सकती है। तो ऐसी सबसे सिंपल रिएक्शन जिसको हम लोग और स्टेप में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरी रिएक्शन है, ध्यान से देख, ये जो मेरी रिएक्शन है ए से डी तक के बनने का प्रोसेस, ये 3 एलिमेंट्री रिएक्शंस में कंप्लीट हो रही है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है।
समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो ज़रा, एलिमेंट्री रिएक्शन का आपको डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? सी एलिमेंट्री रिएक्शन हेडिंग मिली, 2 रिएक्शन दी हुई है उधर, उसके नीचे डेफिनेशन दिया है। क्या पढ़ा है देख, क्या पढ़ लिखा हुआ है देखो, दीज रिएक्शंस अकर इन अ सिंगल स्टेप। ये रिएक्शन कैसे होती है? एक ही स्टेप में होती है। आगे कुछ लिखा है, ध्यान दिया, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर रिएक्शन। ये एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है जिसको आप कुछ भी करके और सिंपल रिएक्शन में या स्टेप्स में तोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बोर्ड पे जो आपके सामने 4 रिएक्शन लिखी हुई है, ए चेंजिंग इनटू डी, ए चेंजिंग इनटू बी, बी चेंजिंग इनटू सी, सी चेंजिंग इनटू डी, इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन कौन कौन सी है? 1 2 3। इसको बोलोगे क्या एलिमेंट्री रिएक्शन? क्यों? उसको और फर्दर स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, आप उसको और नंबर ऑफ स्टेप्स में ब्रेक डाउन, तोड़ नहीं सकते, नहीं ब्रेक कर सकते, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपसे यही पूछेगा, डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या पूछेगा बेटा? डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए, एग्जाम्पल 2 दी हुई है आपको। एग्जाम्पल लिखना है तो दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो, या एक याद रखना है तो एक याद रखना। ठीक है, आओ मैडम लोग। सेकेंड हेडिंग देखेंगे सब लोग। सेकेंड हेडिंग क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सेकेंड हेडिंग क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलते हैं? तो बहुत ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलते हैं? एक रिएक्शन हो रही थी, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ, एक रिएक्शन हो रही थी, उसके रिएक्टेंट के साइड पर, कौन सी साइड पर? रिएक्टेंट के साइड पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलरिटी। जैसे जो सबसे पहली रिएक्शन लिखी हुई है, O3 चेंजिंग इनटू O2 प्लस O, मिला? O2 प्लस O, ये एक रिएक्शन है। इसके रिएक्टेंट के साइड पर आओ, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल? O3, बस ओजोन, O3। और कोई मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1 है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट साइड पर एक ही मॉलिक्यूल। कितनी है इसकी मॉलिक्यूलरिटी? 1। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। कैसी है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब एक है ना, तो यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी एक हो। दूसरी रिएक्शन देख क्या है? C2H5I मिला, इथाइल आयोडाइड मिला बेटा, या उसको आइडो इथेन भी बोल सकते हैं हम लोग। अब वो कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है, उसको छोड़ो। रिएक्टेंट के साइड पर इथाइल आयोडाइड नाम का एक कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल है उसके? एक ही मॉलिक्यूल है ना, C2H5I खत्म, एक ही मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल रहता तो कैसा लिखा रहता? ऐसा लिखा रहता ना कि C2H5I के कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास? 2 मॉलिक्यूल। लेकिन अभी वहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का? एक ही। तो वो भी कौन सी रिएक्शन हुई? यूनिमॉलिक्यूलर। उसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। नीचे और रिएक्शन दी हुई देख, O3 प्लस O गिविंग 2O2 मिला, O3 प्लस O गिविंग 2O2 मिला। उसके रिएक्टेंट साइड पर कौन कौन है? O3 है और O है। O3 का कितना मॉलिक्यूल? 1। O का कितना मॉलिक्यूल? 1। तो रिएक्टेंट साइड पर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 ना, एक O3 का और एक O का, तो 2 मॉलिक्यूल है ना। तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि वो रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है। क्या बोल सकते हो? बाई मतलब 2। फंडा समझ रहा है? उसके नीचे एक रिएक्शन और लिखिए देख, 2NO2 गिविंग 2NO प्लस O2 मिला बेटा सबको? ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर कौन है? NO2। कितना मॉलिक्यूल है उसका? 2 मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 रहेगी। ये भी कैसी रिएक्शन है? बाय मॉलिक्यूलर। कितना सिंपल है या नहीं सिंपल? डेफिनेशन देखो, यही लिखा है क्या? मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देखेंगे बेटा सब लोग। मॉलिक्यूलरिटी रिफर्स टू हाउ मेनी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी रिएक्शन। सेम डेफिनेशन दिया है, रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। अब इससे आसान आपको क्या ही डेफिनेशन चाहिए? देखना साफ साफ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी रिफर्स टू हाउ मेनी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर का फंडा क्लियर हुआ। अब ज़रा मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है क्या? बोलो,
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत है क्या? मैंने ये आपको रिएक्शन दिया, बोला इसकी मॉलिक्युलरिटी निकालो। मैंने आपको वो जो दूसरी वाली रिएक्शन लिखी है O3 + O गिविंग टू O2, ये रिएक्शन दिया, बोला इसकी मॉलिक्युलरिटी निकालो। तो आप क्या बोलोगे? रुको सर, इस पर एक्सपेरिमेंट करने दो। क्या करोगे सर? दो ख़त्म। मतलब मॉलिक्युलरिटी डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन को देख के ही बता देते हैं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ थ्योरेटिकली बताया जा सकता है देख के, बस एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या निकालना पड़ता है? पहले अपने को रेट लॉ। क्या निकालना पड़ता है? रेट लॉ। तो इधर आपको पता है रेट आएगा, फिर के आएगा, फिर किसके मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन लेना है? रिएक्टेंट का, O3 और O। इधर कुछ पावर आएगा x, इधर कुछ पावर आएगा y, और जब ये x और y को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है। क्या मिलता है? रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताना, ये x और y को थ्योरेटिकली निकाल सकते हो क्या आप? मैंने उसी दिन बताया था कैसे निकाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो रेट लॉ जो आता है, या जिसकी मदद से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो भी रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। देख रहे हो, प्रोडक्ट का कुछ भी लेना देना रहता है कि उसमें नहीं। और जो मॉलिक्युलरिटी आती है वो भी किससे आती है? रिएक्टेंट से ही आती है। दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, पर मॉलिक्युलरिटी हम लोग किससे निकालते हैं? थ्योरेटिकली। रिएक्शन देखो आ गया, ख़त्म। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है कि रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर आएगा उसके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं ना। और ये पावर हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंटली ही निकालेंगे। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि ये एक्स और वाई जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो हो सकती है क्या? यू टेल मी, इज़ इट पॉसिबल? मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो, मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो मतलब रिएक्टेंट के साइड पर कुछ है ही नहीं। करके दिखाओ ऐसी रिएक्शन, कुछ लिया ही नहीं और अपने आप कुछ बन गया। इज़ इट पॉसिबल? तो मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो हो सकती है क्या? मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आती है। ये मैंने आपको लगे हाथ क्या पढ़ा दिया? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। हो गया, लगे हाथ वो भी हो गया। तो एक नेक्स्ट टॉपिक वही था आपका, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। मिला? ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दोनों को पैराग्राफ में पढ़ने से अच्छा है बाजू में टेबल फॉर्म में दिया, देख स्टार मार्क करेंगे, क्वेश्चन आता है उस पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, वही 3 पॉइंट लिखे कि नहीं जो मैंने आपको समझाया। पहला पॉइंट ऑर्डर में क्या लिखा है देख, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। सही बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी में क्या लिखा है देख, इट इज़ थ्योरेटिकल एंटिटी। इसको पता करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है क्या? जस्ट लुक एट द रिएक्शन एंड यू विल बी एबल टू टेल द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कंप्लीट थ्योरेटिकल एंटिटी है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। सही है, पहला पॉइंट एकदम अच्छे से समझा। दूसरे पॉइंट में दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। दूसरे पॉइंट में कुछ नहीं लिखा है, दोनों का डेफिनेशन है। देखो ऑर्डर का डेफिनेशन दिया है, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट दोज अपीयर इन द रेट इक्वेशन, या रेट लॉ भी आप लिख सकते हो। वही लिखा है ना डेफिनेशन कि रेट इक्वेशन के अंदर या रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म के ऊपर जो पावर्स होता है उनके सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन लिखी हुई है, बाजू में देख मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देख, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, कौन होते हैं बेटा? रिएक्टेंट। उनके नंबर ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। और लास्ट में क्या पॉइंट लिखा है देख, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा है, इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर वहाँ क्या लिखा है देख, इट इज़ एन इंटीजर ओनली। जीरो वगैरह हो सकता है क्या? फ्रैक्शन वगैरह हो सकता है क्या? नहीं। समझा अच्छे से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक यहाँ से पॉसिबल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। आई होप आप सबको एकदम अच्छे से समझा। कितना टॉपिक हो गया अपना? देखो, सबसे पहले हमने आज पढ़े एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, फिर हमने क्या पढ़े, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन अंडरलाइन किया, और फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। सही है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ठीक है, इसको शॉर्ट में ना RDS बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? अभी तुम्हारा HDA चैप्टर आएगा, उसमें SN1 SN2 चालू होगा ना, तो वहाँ पे भी आप ये बार बार सुनोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप SN1 SN2 में। तो किसको बोलते हैं ज़रा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो समझो। डिटरमाइन करना मतलब पता लगाना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वो स्टेप जो रेट को पता लगाती, जो रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी चीज़ है। सब इधर ध्यान से देखना। अभी एक रिएक्शन देखे थे हमने, एक रिएक्शन थी एलिमेंट्री थी क्या? नहीं। कितने स्टेप में हो रही थी? 3 स्टेप में। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुना, समझो ये रिएक्शन जो कि 3 स्टेप में हो रही है, इसकी तीनों स्टेप एक ही तरीके से नहीं परफॉर्म हो रही है। एक स्टेप पहली वाली जो थी ये स्लो परफॉर्म हो रही है, बाकी की 2 स्टेप जो है वो फास्ट परफॉर्म हो रही है। कैसे परफॉर्म हो रही बोल? फास्ट। यानी पहला वाला स्टेप स्लो हो रहा है बहुत, और बाकी का दोनों कैसा होने वाला है? फास्ट ही होने वाला है, जल्दी से होने वाला है। तो मुझे बताना ये रिएक्शन कितना टाइम लेगी, वो कौन से स्टेप पे डिपेंड करता है? पहले, दूसरे या तीसरे? कॉमन सेंस की बात है पहले। अगर ऐसे नहीं समझा तो मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल से समझाता हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। रिले रेस देखो, रिले रेस, रिले रेस नाम सुना है? नहीं सुना है? कुछ नहीं जानते थे। एक होता है नॉर्मल रेसिंग, उसमें एक बंदा है स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा था, काउंटिंग चालू हुई, भागना शुरू किया, एंडिंग पे पहुंच गया, ख़त्म। इसको बोलते हैं रेसिंग। एक होता है रिले रेस, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक 2-3 पॉइंट्स बने हुए रहते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और वहाँ पे मेरे टीम के और भी बंदे खड़े रहेंगे। अब मैं पहला बंदा हूँ, मेरे हाथ में एक ऐसा वो लोग रिले देते हैं ऐसा पकड़ने को, रॉड जैसा है ना। अब उधर भागने का, जब मैं पहले चेक पॉइंट पे पहुँचूँगा, रिले पॉइंट पे पहुँचूँगा, तो वहाँ पर मैं वो उसको दे दूँगा, वो लेके भागेगा। फिर वो दूसरे चेक पॉइंट पे दूसरे रिले पे पहुँचेगा, वहाँ उसको दे देगा, फिर वो लेके भागेगा। और फिर जो लास्ट वाला बंदा है, जिसका लास्ट वाला बंदा जिसके टीम का सबसे पहले एंडिंग पॉइंट पर पहुँचा, वो टीम जीतेगी। इसको रिले रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप समझ में आया है ना? ये टीम रेस होती है, ये इंडिविजुअल रेस नहीं होती। एक होता है इंडिविजुअल रेस, रिले रेस जो होता है ये टीम वर्क होता है, तीनों को आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? अब समझो तुम्हारी 3 की टीम है और तुम लोग रिले रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब ये 3 में 2 बंदे तो बहुत फास्ट भागते हैं, हाँ, एकदम जुप 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 जुप, एकदम यूजियन बोल्ट की तरह एकदम, है कि नहीं? लेकिन जो तीसरा वाला बंदा है ना, ये कभी स्लो हो जाता है, कभी थक जाता है, कभी भाग ही नहीं पाता है। अब तुम तीनों रेस में गए, कोई चौथा बंदा तुम तीनों को देख रहा है, तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा? तीसरे वाले पे, स्लो वाले पे। ये दोनों तो फास्ट ही भागेंगे, इन लोग की टीम जीत रही है हार रही हो, कौन डिसाइड करेगा? तीसरा वाला बंदा। अब इसको थोड़ा इससे रिलेट करो, ये 3 लोग हैं, 3 स्टेप्स है, ये तीनों मिल करके इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों तो फास्ट ही होने वाली, उसको छोड़, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। इस रिएक्शन में जितना टाइम लगेगा, ओवरऑल रिएक्शन उतना स्लो होगी, और ये रिएक्शन जितनी जल्दी हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन भी उतनी जल्दी हो जाएगी। यानी इस रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, फास्ट होगी या स्लो होगी, वो इन दोनों पे नहीं डिपेंड करती है। वो दोनों तो है ही पहले से फास्ट, छोड़ो उसको। किस पर डिपेंड करती है? जो स्लो रिएक्शन हो रही है उस पर डिपेंड करती है। वो जितना जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन उतना जल्दी हो जाएगी, और वो जितना टाइम लगाएगी, रिएक्शन भी उतना टाइम लेगी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक रिएक्शन जो कई सारी स्टेप्स में हो रही होती है, उसमें वो स्टेप जो सबसे स्लो होती है वही डिसाइड करती है कि रिएक्शन का रेट क्या रहने वाला है। फिर से अपना जुमला रिपीट करो, एक एक बात पर ध्यान से सुनो। एक रिएक्शन जो कई सारी स्टेप्स में हो रही होती है, इन सारी स्टेप्स में जो स्टेप स्लो परफॉर्म हो रही होती है, वही स्टेप डिसाइड करती है कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या रहने वाला है। उसी स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। खत्म। क्योंकि वही स्टेप डिसाइड करेगी कि रिएक्शन का रेट क्या रहने वाला है, इसीलिए उसका नाम ही क्या रख दिया गया है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा वो वाली स्टेप होती है जो कैसी रहेगी बेटा? बोल, स्लो रहेगी। जो कैसी रहेगी? बोल, स्लो रहेगी। क्या बोला, समझा अच्छे से? किसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? समझा? एक रिएक्शन है जो कई सारी एलिमेंट्री स्टेप्स में परफॉर्म हो रही है। इन एलिमेंट्री स्टेप्स में यूजुअली ज़्यादातर रिएक्शन फास्ट होती है, एक आधी रिएक्शन होती है जो कैसी होती है? स्लो होती है, और वही स्लो वाली रिएक्शन डिसाइड करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है। इसीलिए उस स्लो रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। गॉट माई पॉइंट? वेरी मच क्लियर। सी द डेफिनेशन व्हाट इज गिवन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है। मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कई सारे स्टेप्स में हो, है ना।
दे टेक प्लेस एज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, वो कई सारी एलिमेंट्री स्टेप में होती है ना। वन ऑफ दीज स्टेप इज स्लोअर देन अदर्स, इन सारी स्टेप में से कोई एक स्टेप होती है जो बाकी सबसे कैसी होती है बेटा, स्लो होती है। दीज स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही जो सबसे स्लो स्टेप होती है उसी स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आसान डेफिनेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कुछ भी उधर कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बहुत सारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप में परफॉर्म होती है, इन सब में जो सबसे स्लो स्टेप होती है, बाकी सबकी बनिस्बत जो सबसे स्लो स्टेप होती है, वही स्टेप रिएक्शन का क्या डिसाइड करती है, रेट डिसाइड करती है। इसीलिए उस स्टेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोल, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एकदम अच्छे से समझा। इसका मतलब इधर ध्यान से देखना, इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है क्या। इसका मतलब जब मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूंगा, रेट लॉ, तो इधर ये रेट कौन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये रेट कौन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। इधर पे कांस्टेंट आने वाला है और यहाँ पर किसका तो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जिसका तो भी आएगा ना। इन तीनों में से कौन सी स्टेप है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है, पहली वाली। ये दोनों इफेक्ट कर रहे हैं क्या, तो इन दोनों के रिएक्टेंट के साइड पर जो आ रहा है वो इधर आएगा क्या, हाँ, इसकी रिएक्टेंट के साइड पर जो आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रिएक्टेंट के साइड पर जो चीज़ मौजूद होती है ना, वही हमेशा रेट लॉ के अंदर भी आती है। और जो कंपाउंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रिएक्टेंट के साइड पर नहीं होता है वो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है ही नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करेगा। कई सारी रिएक्शन लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा देखा था कि दो कंपाउंड थे, लेकिन रेट लॉ में एक ही आ रहा था, दूसरा वाला आ ही नहीं रहा था, उसका पावर 0 हो जा रहा था। तो ऐसा कैसे हो जा रहा था, जब आप उसके स्टेप्स देखोगे ना तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो एक ही कंपाउंड था जो रेट लॉ में आया था। जो दूसरा वाला कंपाउंड जिसका पावर हम लोग 0 ले रहे थे वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रहा ही नहीं होगा, वो दूसरी किसी स्टेप में रहा होगा जो कि कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसीलिए उसका प्रेजेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं था, तो उसका प्रेजेंट रेट लॉ के एक्सप्रेशन में भी नहीं है। बहुत की पॉइंट है, बहुत बारीक बात है, इसको ध्यान से समझो। तो जो स्टेप सबसे स्लो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पहला पॉइंट याद रखने के लिए, जो स्टेप सबसे स्लो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रेजेंट होते हैं, आरडीएस में प्रेजेंट होते हैं, वही रिएक्टेंट किस में प्रेजेंट होते हैं, रेट लॉ में भी प्रेजेंट होते हैं। जो आरडीएस में नहीं रहेगा वो रेट लॉ में भी नहीं रहेगा। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझा बेटा। अब यहीं से आपको समझेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट का फंडा। किसका फंडा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। उधर अपने को एक एग्जांपल दी हुई है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को समझने के लिए हमको वहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देखो, वी हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सी व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, 2NO2Cl 2NO2Cl गिविंग 2NO2 प्लस Cl2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स, मतलब स्टेप्स में होगी। अब आपको इसकी स्टेप्स दी हुई है, देख, यू बीन गिवन इट स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, देख, स्टेप नंबर 1 क्या है, NO2Cl गिविंग NO2 प्लस Cl, ठीक है, Cl2 है ना, नहीं Cl है, सॉरी। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, देख, NO2Cl प्लस Cl गिविंग NO2 प्लस Cl2। ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा ज़रा ट्राई करो इधर पे कि जब मैं ओवरऑल रिएक्शन निकाल रहा हूँ तो ये आ रही है क्या, ध्यान से देखना। ओवरऑल रिएक्शन निकालते तो ये आएगी क्या। इधर रिएक्टेंट के साइड पे NO2Cl है, प्रोडक्ट के साइड पर है क्या, नहीं है, तो कैंसिल होगा क्या, बोलो, नहीं। इधर रिएक्टेंट के साइड पर दो चीज़ है, NO2Cl और Cl। NO2Cl इधर प्रोडक्ट के साइड पर है क्या, अरे NO2Cl एक अकेला कंपाउंड है क्या, नहीं ना, अलग अलग है। NO2Cl इधर है क्या, अलग अलग है, एक साथ है क्या, नहीं, तो कटेगा क्या ये। इधर Cl है, यहाँ पे है क्या Cl,
है ना। तो CL क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। CL क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए CL से CL कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो इसको ऐड कर देते हैं, NO2Cl प्लस NO2Cl कितना हो जाएगा, 2NO2Cl गिविंग NO2 प्लस NO2 2NO2 प्लस, कैन यू सी, सेम रिएक्शन मिली है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दोनों स्टेप दी हुई है, बाजू में ये भी बताया गया कि कौन सी स्टेप स्लो है, कौन सी स्टेप फास्ट है। कौन सी स्लो है, फर्स्ट वाली स्लो है, और सेकेंड वाली क्या है बेटा, फास्ट है। सेकेंड वाली क्या है, फास्ट। तो इफ़ आई आस्क यू विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओवर हियर, कौन सी है, तो यहाँ पर जो पहली स्टेप है वो क्या है बेटा, बोल, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये डिसाइड करेगी कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फास्ट है, सही है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप इसका रेट लॉ निकालोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आएगा, Cl आएगा क्या उसमें, नहीं। NO2Cl आएगा क्या, आएगा। ये भले से इसमें उसमें भी तो है ना, तो NO2Cl आएगा। लेकिन 2 बार था ना ये, यहाँ पे 2 पावर के साथ नहीं आएगा, एक ही पावर के साथ आएगा, क्योंकि एक इसमें यूज़ हुआ है RDS में, और एक दूसरी स्टेप में यूज़ हुआ है जो RDS का हिस्सा है ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये इसका रेट लॉ बनेगा, ठीक है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि वो क्या है बेटा, स्लो है। अब इधर आप लोग अगर क्लोरीन के ऊपर ध्यान दोगे तो ये स्टेप में तो दिखाई दे रहा है, पर ओवरऑल रिएक्शन में मौजूद नहीं है। अब बोलोगे सर है ना, देखो Cl2, अरे नालायक, Cl2 बोला क्या मैंने, क्या बोला, Cl क्लोरीन, ये दोनों स्टेप में मौजूद है, उसका पार्टिसिपेशन दोनों स्टेप में है, पर ओवरऑल रिएक्शन में है क्या वो। अगर मैं आपको ये स्टेप नहीं बताता, अगर मैं आपको ये स्टेप नहीं बताता और बोलता इसको देख के बताओ क्या यहाँ पे कहीं Cl रहा होगा, तो तुम बोलते नहीं सर, कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, पर है वो दोनों स्टेप में। ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आ रहा है क्योंकि कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल हुआ है, समझ, ये पहले स्टेप में फॉर्म हुआ और दूसरे स्टेप में यूज़ हो गया, तो एंड तक बचेगा क्या नहीं समझा। पहले स्टेप में Cl क्या हुआ है, देख, प्रोडक्ट साइड आया मतलब बना है, और दूसरे स्टेप में क्या हो गया है, यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में वो नहीं दिखा और यहाँ पे कट भी गया। तो जब रिएक्शन को स्टेप्स में लिखा जाता है तो वो केमिकल स्पीशीज़ जो किसी एक स्टेप में फॉर्म होती है और किसी दूसरी स्टेप में क्या हो जाती है, कंज्यूम होती है, इसी वजह से ओवरऑल रिएक्शन में दिख के नहीं आती है, उन केमिकल स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, बोल, रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो बीच में आती है और छू भी हो जाती है, गायब भी हो जाती है। फिर से बोला, डेफिनेशन सुनो, वो केमिकल स्पीशीज़ जो किसी एक स्टेप में क्या होगी, फॉर्म, और किसी दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगी, कंज्यूम, ओवरऑल रिएक्शन में दिखाई नहीं देगी, उन केमिकल स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सी आर यू गिवन द सेम डेफिनेशन। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट हेडिंग मिली बेटा, तो उधर पहले तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो क्या लिखा है। इन दी अबव रिएक्शन Cl इज फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम इन द सेकेंड, सच स्पीशीज रिप्रेजेंट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। मिल गया बेटा, सेम बात लिखी है कि नहीं, जो Cl है वो एक स्टेप में फॉर्म हुआ और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो गया, तो क्या है वो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप क्या लिखेंगे मालूम, Cl इज फॉर्म ऐसा लिखा है ना, तो वो Cl की जगह ऐसा लिखो, द केमिकल स्पीशीज विच इज, ऐसा, द केमिकल स्पीशीज विच, और फिर आगे का इज लिखो फटाफट, द केमिकल स्पीशीज विच, द केमिकल स्पीशीज विच। अब आगे का सेम रहेगा, देख बोलो आगे का, द केमिकल स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, या फर्स्ट की जगह 1 लिख दो, इज फॉर्म इन 1 स्टेप। फिर से बोलूँ, वो Cl की जगह क्या लिखना है अपने को, द केमिकल स्पीशीज विच, फिर आगे का सेम रहेगा, इज फॉर्म्ड इन 1 स्टेप। फर्स्ट स्टेप की जगह क्या आएगा, बोल, 1 स्टेप, एंड कंज्यूम इन दी अनदर स्टेप, सेकेंड नहीं, अनदर स्टेप, कंज्यूम इन दी अनदर स्टेप। सच स्पीशीज रिप्रेजेंट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेम डेफिनेशन हो गया, सेम डेफिनेशन हो गया ना। अच्छा, रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में दिखेगा क्या, नहीं, बट माय पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उस पेज पे जितनी भी थ्योरी थी मैंने करा दिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते वो देखिए। थ्योरी समझी ना, क्या क्या समझे, कब करें हम लोग बेटा, बताओ क्या क्या करें हम लोग। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं,
मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि नहीं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच का डिस्टिंग्विश क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। सारी थ्योरी समझी, पूछेगा तो कर लेंगे। नाउ वी विल सी कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं थ्योरी टाइप के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 126 पे आपको एक 6.7 क्वेश्चन दिया और एक ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया, वो दोनों करेंगे और फिर एक्सरसाइज में भी ये टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे। समझ में आ रहा अच्छे से, ओपन करेंगे सब लोग। बात नहीं बेटा। अच्छा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। हाँ, ध्यान देखो, ध्यान से देखो इधर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रेजेंट होता है वही रेट लॉ में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6.7। इफ यू सी व्हाट इज गिवन ओवर देयर, अ रिएक्शन अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। एक रिएक्शन है जो नीचे दिए गए स्टेप में हो रही है। पहली स्टेप क्या है, देख, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, NO2 प्लस F2, NO2 गैस प्लस F2 गैस गिविंग NO2F गैस, NO2F गैस प्लस F गैस, और ब्रैकेट में क्या लिखा देख कि ये रिएक्शन, ये वाली जो स्टेप है वो स्लो है। स्टेप नंबर 2 देखेंगे सब लोग। फ्लोरीन गैस F गैस प्लस NO2 गैस गिविंग NO2F गैस, और ये स्टेप कैसी हो रही बेटा, फास्ट हो रही है। अब मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेट अस सी द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज देयर। ए, राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। बी, राइट डाउन दी रेट लॉ, फिर रेट लॉ लिखना है अपने को। सी, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचान है। सेम टाइप का क्वेश्चन। लेट अस सी, पहले ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड। तो लेट्स सी इफ समथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड और नॉट। यहाँ पर NO2 आ रहा है, अब तुम बोलेंगे इधर भी NO2 है, काट दो, है ना, सेम साइड पर है, वो अपोजिट साइड पर ढूंढते। इधर NO2 है, प्रोडक्ट में NO2 है क्या, नहीं। NO2F है, NO2 है क्या, नहीं, तो वो नहीं कैंसिल होगा। इधर F2 है, प्रोडक्ट में F2 है क्या, नहीं। यहाँ पे NO2F है, इधर है क्या NO2F, नहीं। इधर F है, यहाँ पे है F, तो ये F से ये F क्या हो जाएगा, कैंसिल। देख, आपको C का आंसर मिल गया। C में क्या पूछा था उसने, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट, F। समझ में आ रहा अच्छे से। लेकिन पहले फर्स्ट आंसर करते हैं। पहले उसने क्या पूछा था, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से देख, इधर एक NO2, इधर एक NO2, NO2 प्लस NO2, 2 NO2 गैस, करेक्ट है, प्लस यहाँ पर कौन है, F2 गैस गिविंग NO2F प्लस NO2F, क्या हो जाएगा, 2 NO2F गैस। खत्म। ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछा उसने आपसे, रेट लॉ। तो रेट लॉ को लाने के लिए आपको किसको देखना पड़ेगा, RDS को, और RDS कौन होती है, जो स्लो होती है, ठीक है ना। तो दोनों में कौन सी स्टेप स्लो है, तो सिंस स्टेप नंबर 1 इज स्लोअर स्टेप, देयरफॉर इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहली वाली जो स्टेप है वो कैसी है, स्लो है, इसीलिए यही कौन है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी रिएक्शन का रेट कौन बताएगी अपने को, पहली स्टेप बताएगी। तो मैंने आपको बताया था जो जो रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मौजूद होता है वही किस में आता है, रेट लॉ। तो इधर देख आगे क्या लिखा हूँ मैं, एंड इट विल हेल्प टू फाइंड रेट लॉ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन का रेट क्या रहने लगे, रेट इज इक्वल्स टू के, इतना तो आएगा ही। अब पहली स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट है,
NO2 और F2, तो यहाँ पर NO2 भी आएगा और F2 भी आएगा। ओवरऑल रिएक्शन में NO2 दो बार है और इधर पावर एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। क्यों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो एक ही बार है, दूसरी बार फास्ट स्टेप में वो दिख रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही बार है, तो इधर पे पावर एक ही आएगा और F2 का भी पावर एक। ये आ गया आपका रेट लॉ। ये क्या आ गया बोल? रेट लॉ। ख़त्म। कुछ टेक्स्ट बुक में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, काट लो। अगर किसी की टेक्स्ट बुक में वहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको काट लेंगे, जिनकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया देन इट्स करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। अभी सी क्या निकालना अपने को? रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन है? तो ऐसा एफ लिख के भाग नहीं जाने का, 1 मार्क्स मिलेगा उस पर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है? तो ऐसा सी डाले, एफ लिखे और भाग गए। 1 मार्क्स चाहिए तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्यों एफ को ही क्यों लिखा आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो देखो उसको कैसा लिखेंगे। सिंस, ध्यान दिया, सिंस एफ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 1 एंड, बोलो आगे, कंज्यूम्ड इन स्टेप 2, हेंस एफ गैस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे आंसर करते हैं। 1 मार्क्स चाहिए ना, तो थोड़ा पेन चलाने का। समझ में आ रहा अच्छे से? तो 3 चीज़ पूछा था। ओवरऑल रिएक्शन ये रही, रेट लॉ ये रहा, रिएक्शन इंटरमीडिएट ये रहा। 3 मार्क्स मिल गया। कितना आसान है, 3 मार्क्स तक के लिए भी आता है क्वेश्चन। वेरी मच क्लियर। नीचे देखेंगे उसमें ट्राई दिस, उसी पेज पे, पेज नंबर 126, उसका जो ट्राई दिस है उसको देखेंगे। क्या बोला बेटा? देखो, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द 2 स्टेप। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कितने स्टेप में हो रही बेटा? 2। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सी, NO गैस प्लस O2 गैस, O3 है, सॉरी, क्या मिल रहा है वहाँ से? NO3 गैस प्लस O, करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है? देखो, NO3 गैस प्लस O गैस गिविंग NO2 गैस प्लस O2 गैस, करेक्ट है। सो दीज आर द 2 स्टेप। आगे देख क्या बोला उसने, द प्रेडिक्टेड रेट लॉ इज, रेट लॉ खुद दे दिया उसने। हाँ, रेट लॉ क्या दिया देख, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, करेक्ट है ना? सी व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, सब लोग देखेंगे। रेट लॉ खुद दे दिया, हमको निकालना नहीं, उसने खुद दे दिया रेट लॉ। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहले क्या पता लगाना है? RDS पता लगाना है। आगे देखेंगे, राइट डाउन दी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। विच इज़ द रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड वाई, और रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है और वही क्यों है वो लिखना है। 3 क्वेश्चन है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को पता लगाना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं। अरे सर एकदम मस्त है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एकदम मस्त है, जो स्लो रहेगी वही रहेगी। तो कौन स्लो इधर, कौन फास्ट है? दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत है सर, आगे बढ़ो। सर लाफा दूंगा, रेट लॉ जानबूझ के दिया उसने इधर। मैंने क्या बोला था? रेट लॉ में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं वही रिएक्टेंट RDS में भी प्रेजेंट होते हैं। आप समझा उसका इंपॉर्टेंस क्यों लिख के दिया मैंने? जो रिएक्टेंट रेट लॉ में प्रेजेंट होता है वही रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी रहता है। तो इधर रेट लॉ में कौन कौन मौजूद है? NO और O3। उस रिएक्शन को ढूंढो जिसकी रिएक्टेंट के साइड पर ये दोनों हो। इधर है क्या? इधर है, ये आपकी RDS है। कैसे पहचाने, समझा अच्छे से? तो हम लोग लिखेंगे, सिंस गिवन रेट लॉ इज, ये दिया हुआ रेट लॉ है ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड O3। NO और O3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है विल डिटरमाइन, वही पता लगाएगा, क्या पता लगाएगा बोल? रेट ऑफ रिएक्शन। सही बात है। ये रेट लॉ देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ही क्या पता लगाएगा?
रेट पता लगाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाएगा। और ये दोनों है कहाँ पर? स्टेप नंबर 1 में। ऑल्सो NO and O3 आर प्रेजेंट एज reactant in step number 1. Hence step 1 is rate determining step. ये पहला आंसर हो गया आपका, ठीक है। और ज़्यादा काहिली आ रही है, नहीं इतना लिखने जम रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो लिख दो कि स्टेप नंबर 1 इज़ रेट डिटरमाइनिंग। इतना तो लिख दो, वो तो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है ना, देख के पता चल रहा है कि नहीं ये दोनों रेट लॉ में, ये दोनों इधर है, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, खत्म हो गया। तो नहीं कुछ लिख पा रहे उतना तो लिखो, उतनी तो जहमत गवारा करो। और अच्छे से मार्क्स चाहिए तो ऐसा एक्सप्लेन करने का कि रेट लॉ से देख के पता चल रहा है कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रेट को पता लगाएगा, और ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर स्टेप नंबर 1 में मौजूद है, यानी स्टेप नंबर 1 ही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला आंसर हो गया। बी में क्या पूछा उसने? ओवरऑल रिएक्शन। कैसे निकालते ओवरऑल रिएक्शन, पता है ना? NO गैस प्लस O3 गैस गिविंग NO3 गैस प्लस O गैस प्लस, दूसरा कौन है? NO3 गैस प्लस O गैस गिविंग NO2 गैस प्लस O2 गैस। ऐड करते दोनों को। सी NO गैस है क्या इधर? इसे काटना मत, बहुत मारो मत। ये NO है, ये NO2 है, फ़र्क है दोनों में। O3 गैस है क्या इधर? नहीं। NO3 है इधर, O गैस है इधर। अरे बाप रे, रान दे, 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, डरने का क्या? इधर कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट है? 2 है, समझ में आ रहा है? ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन निकालो। NO गैस प्लस O3 गैस गिविंग, ये तो कट गया, NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये हमारी क्या है बेटा? दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ये बी का आंसर आ गया, दूसरा आंसर। तीसरा क्या पूछा था? रिएक्शन इंटरमीडिएट, और वाई भी पूछा है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको जैसा इधर लिखे थे, ठीक है ना। कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट? NO3 एंड O दोनों है। तो कैसा लिखेंगे? सिंस NO3 गैस एंड O गैस आर प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 1 एंड consumed बोल in step 2, hence NO3 gas and O gas are reaction intermediate। ये हो गया अपना आखिरी आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, समझा अच्छे से। नाउ कम टू एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज पर आएंगे सब लोग। MCQ में आओ, MCQ में आ गए सब लोग। वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला देख क्वेश्चन नंबर 7 में? सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे। पेज नंबर 135 MCQ नंबर 7 क्या दिया देख? द रिएक्शन 3ClO माइनस गिविंग ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस अकर्स इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है बेटा? 2 स्टेप में। पहली स्टेप है 2ClO माइनस गिविंग ClO2, और दूसरी स्टेप है ClO2 प्लस ClO माइनस गिविंग ClO3 प्लस Cl माइनस। सही है। मेन क्वेश्चन क्या है देख? द रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पता लगाना है। उन दोनों स्टेप को देख के बताओ कौन कैंसिल हो रहा है, कौन कैंसिल हो रहा है? ClO2 माइनस। तो व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? ClO2 माइनस, खत्म। ऐसे से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तुम लोग, खाली भूल जाने की वजह से। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 उसी के नीचे देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया देख? द एलिमेंट्री रिएक्शन O3 गैस प्लस O गैस गिविंग 2O2 गैस इज यूनिमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। उसने बोल दिया कि ये जो रिएक्शन दी हुई है यूनिमोलिकुलर भी है और सेकेंड ऑर्डर भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। बी नहीं पता लगाना है, सॉरी। यूनिमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर, बाई मोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, बाई मोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, O3 प्लस O कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो 2 मॉलिक्यूल है मतलब बाई मोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर वाले दोनों ऑप्शन क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो अपना A और D कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? B और C। B में बोला है फर्स्ट ऑर्डर और C में बोला है सेकेंड ऑर्डर। अब जाहिर सी बात है अकेली स्टेप दी हुई है तो वही होगी RDS,
2-3 स्टेप तो दी भी नहीं, एक ही स्टेप दी हुई, तो वही होगी RDS। अब उसमें कौन कौन आ रहा है, O3 भी आ रहा है और O भी आ रहा है, तो एक O3 का पावर आ गया, एक O का पावर आ गया, 1 + 1 2, कैसा हो गई, सेकेंड ऑर्डर। तो बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर, बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद 9वां तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 10वां अभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। क्या दिया हुआ देखो, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। एक रिएक्शन है कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। पहली स्टेप क्या है, देख NO गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग NOCl2 गैस, ठीक है। आगे देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, NOCl2 गैस प्लस NO गैस 2NOCl गैस, ठीक है ना। यस, क्या पूछा है, ए राइट द ओवरऑल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ओवरऑल रिएक्शन निकला है। बी आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या पहचानना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सी व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, दोनों स्टेप की मॉलिक्युलरिटी लिखना। अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन चाहिए, पहले ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं। इधर एक, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, इधर NO है, यहाँ पर है क्या NO, नहीं। इधर Cl2 है, यहाँ पे है क्या Cl2, नहीं। इधर NOCl2 है, इधर है क्या NOCl2, क्या आएगी ओवरऑल रिएक्शन, देख NO प्लस NO कितना हो गया, 2NO प्लस Cl2 गिविंग, ये आ गई अपनी पहले का आंसर हो गया ओवरऑल रिएक्शन, तो ये हो गया पहले का आंसर। सेकेंड क्या पूछा उसने, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन है बोल, NOCl2। लिख के भागेंगे क्या उसको, पहले मेंशन करेंगे, सिंस NOCl2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 1 एंड कंज्यूम्ड इन स्टेप 2, हेंस बोलो NOCl2 गैस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये हो गया दूसरे का आंसर। लास्ट क्या पूछा है, राइट डाउन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप। पहली स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता, 2 है ना, दूसरी स्टेप की मॉलिक्युलरिटी भी 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ द स्टेप्स आर बाय मॉलिक्यूलर, खत्म। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, राइट इट डाउन, लिखो इसको, और क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे अपना डिफरेंशियल रेट लॉ खत्म हो गया, कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो रेट लॉ पढ़ रहे थे, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू x एंड y, है ना। उसको मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्यों बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोग जो काम कर रहे थे, रेट रिएक्शन का इक्वेशन लिख रहे थे, उसमें देख d/dt ले रहे थे ना, d/dt मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन वाला टर्म आता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं। अब उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा रे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कौन उंगली कह रहे इसमें, नीचे गिरी, चलो ध्यान दो इधर। तो इधर सुनो जरा ध्यान से। जिस दिन मैंने आपको पहली बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बहुत कम रिएक्शन है जिनका ऑर्डर 3 होता है, और 3 से ज़्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शन
शायद ही एक आध कोई हो, है कि नहीं? ये चीज़ पढ़े थे, याद है? तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पहले स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और पूरा वो पढ़ने के बाद उसका डेरिवेशन, फॉर्मूला, ग्राफ, न्यूमेरिकल, वो पूरा करने के बाद फिर हम लोग रिटर्न स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा? जीरो ऑर्डर। बस ये दो के लिए पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ कौन कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो जो जो टॉपिक यहाँ पे आएगा ना, वही वही टॉपिक जीरो ऑर्डर में आएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन सेकेंड ऑर्डर में आएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का जब पढ़ोगे तो इसमें भी हाफ लाइफ की इक्वेशन आएगी, जीरो ऑर्डर में भी हाफ लाइफ की इक्वेशन आएगी, इसमें भी ग्राफ बनेगा, उसमें भी ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आएंगे, वहां पे भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो पागल नहीं बनने का। अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्वेश्चन आया है ना, तो सबसे पहले ये पता करने का कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए है या फिर जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहेगा तो इसके वाले डेरिवेशन, इसके वाले फॉर्मूले, इसके वाला न्यूमेरिकल, और जीरो ऑर्डर के लिए रहेंगे तो उसके। मैं स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीजें हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए करने का है और फिर जीरो ऑर्डर के लिए। समझ में आ रहा अच्छे से? तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान से देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ किसको बोलते हैं? इक्वेशन होती है ना ये। अभी जो हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा था, क्या था? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एक्स एंड वाई। तो ये एक इक्वेशन ही थी ना। तो अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी निकाल ले तो उसमें भी क्या आएगी? एक इक्वेशन आएगी। तो वही इक्वेशन अपने को डिराइव करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन डिराइव करके लाना है अपने को। तो कभी भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को जब हम लोग डिराइव करते हैं ना बेटा, तो डिफरेंशियल रेट लॉ से डिराइव करते। कहाँ से डिराइव करते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ। तो उधर ही से डिराइव करके लेके आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन को अज्यूम कर लेते हैं। इधर ध्यान से देख, कंसिडर एक रिएक्शन हो रही है बेटा, रिएक्टेंट ए गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। बहुत सिंपल सी रिएक्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप लोग मेरे को यहाँ पर बताना रेट ऑफ रिएक्शन को कैसा लिख सकते हैं हम लोग। एकदम पहला रिएक्शन याद है, वो याद करो। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसा लिखेंगे? ए के लिए क्या लिखेंगे बोल? डी ए बाय डी टी। नंबर ऑफ मोल 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। रिएक्टेंट है ना, माइनस आएगा, याद है? इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। प्रोडक्ट है तो किस में रहेगा? प्लस में। ऑल्सो यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसा लिखते थे याद कर? रेट इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट, और फिर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर समथिंग एक्स और वाई जो भी है ना। पर ये कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बेटा ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। अब बता रेट क्या हो जाएगा फिर? रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं। फ्रॉम वन मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ? देख, रेट इज इक्वल्स टू, ये दो इक्वेशन है ना, तो खाली ये वाली को कंसिडर कर, माइनस डी ए बाय डी टी। वो दूसरी वाली मत, माइनस डी ए बाय डी टी। सिर्फ इतना लिखा मैंने यहाँ पे, दिख रहा है? अब नोटिस कर, रेट इसके भी बराबर है, रेट इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे? नहीं समझा? LHS सेम, देयरफॉर RHS सेम, दैट इज माइनस डी ए बाय डी टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देख, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ से माइनस हटाना है, क्या करूँ? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? देख, देयरफॉर डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। या आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये प्लस में था उधर गया माइनस, ये माइनस में उधर गया प्लस, तो देखिए प्लस में आ गया माइनस में। ठीक है, इधर पे ए है, इधर पे ए है, अलग अलग दिख रहा है ना, एक साथ ले लो, और ये टी को के के साथ ले जाओ, क्या हो जाएगा? देख, ये डी ए ऐसे ही रहेगा, ये ए इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, ऊपर कुछ नहीं तो कौन? 1, माइनस ऐसे रहते, के ऐसे रहते, ये डी टी इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से?
तो डी ए को ऐसे रखा, ये ए इधर आके डिवाइड किया, माइनस के को ऐसे रखा, ये डी टी उधर जाके क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को देखो, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी थी। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखो, हम लोग को कौन सा रेट लॉ निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया मैंने। ठीक है, नाउ सी इज देयर एनी लिमिट, लिमिट है क्या कुछ? तो जब लिमिट नहीं होती है और हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस सी करके एक कांस्टेंट आता है, तो ज़बरदस्ती एक टर्म और ऐड हो जाएगा। तो उसको ऐड करने से अच्छा यहाँ पे लिमिट लेके आते हैं। जब लिमिट आ जाएगी तो कांस्टेंट आएगा क्या, नहीं। तब लिमिट कैसे ला रहा हूँ मैं, देख, लेट इनिशियली, मतलब जब रिएक्शन एकदम शुरू हुई, बिल्कुल चालू हुई, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लिया मैंने, ए नॉट। क्या मान लिया बोल, मतलब रिएक्शन जब चालू हुई थी एकदम, तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था क्या था, वो ए नॉट था। कितना था बोल, ए नॉट। और इनिशियली है ना बेटा, इनिशियली तो टाइम कितना लेंगे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एकदम शुरुआत हुआ है ना। एंड आफ्टर टाइम t, कितना टाइम गुजर चुका है, t टाइम गुजर चुका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज, अब a का कॉन्सेंट्रेशन भी बदल जाएगा ना, पहले जितना रहेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिख ले रहा हूँ 80, क्या ले रहा हूँ, ठीक है ना। एट टाइम, कितने टाइम के बाद हुआ इतना, कितने टाइम के बाद हुआ इधर देख, टी टाइम। तो कुछ नोटिस कर रहे हो, शुरुआत में टाइम कितना था, बाद में कितना हो गया, ध्यान दिया, शुरुआत में टाइम कितना था रे, 0, बाद में कितना हो गया, टी। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए नॉट, बाद में कितना हो गया, 80। तो अगर मैं रफ लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो टाइम कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, देख, शुरू से लेकर आखिर तक, ध्यान दिया, टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देख, शुरुआत किससे हुई थी, 0 से, गया कहाँ तक, टी तक। और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देख, शुरुआत में कितना था, ए नॉट, बाद में कितना हो गया, 80। यानी मुझे दो चीज़ की लिमिट पता चल गई, किसकी किसकी, टाइम की और कॉन्सेंट्रेशन की। तो बेटा ज़रा इंटीग्रेशन पे ध्यान दे, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो, अगर अपने को वेरिएबल पता लगाना होता है कि कौन सा वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट से मैं डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जो चीज़ डी के साथ होती है वो वेरिएबल होती है ना। इस साइड के इंटीग्रेशन पे देख, डी के साथ कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो इसकी आएगी ना, है सही है। इस साइड पे जो इंटीग्रेशन है डी के साथ कौन है, टी। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो टाइम की आएगी। तो टाइम की क्या लिमिट है इधर, दोनों की लिमिट मिल गई। तो देख क्या हो जाएगा, देयरफॉर अप्लाइंग दीज लिमिट्स टू इंटीग्रेशन, इन लिमिट्स को इंटीग्रेशन को अप्लाई करते। तो पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए। तो बेटा ए की लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई है, देख, ए नॉट से लेकर, ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट क्या है, 80 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के इंटू डी टी। यहाँ पे वेरिएबल टी है ना, तो टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, 0 से लेकर टी तक। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी, लोअर अपर लिमिट 1 बाय ए इंटू डी ए, इसको ऐसे रखते हैं। ये माइनस बाहर निकाल लो, के का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, बाहर ले लो इसको, अंदर क्या बचेगा, 0 टी टी डी टी। सर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, कुछ भी नहीं है तो कौन बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले लगाएंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स। देख लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, उल्टा समझ में रहा है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो बेटा 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोल, लॉग एक्स।
अच्छा मैथ्स में हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं ना log x, ठीक है ना। इधर पे क्या बेस है, क्या बेस है, कुछ बेस नहीं मतलब e बेस। तो जहां पे भी log टू द बेस e रहता है ना बेटा, log टू द बेस e, इसको ऐसा भी लिखा जाता है ln। क्या बोल, तो ये ln मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ln, व्हाट डू यू मीन बाय ln, बोल log टू द बेस e। तो आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में काफी सारी जगहों पर ये ln देखने को मिलेगा, तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, दैट मीन्स log टू द बेस e। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोल 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x या log ऑफ x, दोनों चलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो देख, जब 1 का डेरिवेटिव देखते तो 0 आता है, लेकिन जब 1 का इंटीग्रेशन देखते तो 0 नहीं आता है, जो वेरिएबल है ना वो आता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, तो इसका इंटीग्रेशन भी कौन आएगा, x है। ये दो फॉर्मूला हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। चल सब लोग ध्यान से देख, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x। तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ln ऑफ a, नहीं समझा। 1/x dx का इंटीग्रेशन ln ऑफ x, तो 1/a dA का इंटीग्रेशन ln ऑफ a, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ a। लिमिट है ना अपने पास, लोअर लिमिट a नॉट ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं, मालूम है ना, और अपर लिमिट at ब्रैकेट के ऊपर, इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऐसी रहेगा, ये k ऐसी रहेगा, ठीक है ना। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो 1 dt का इंटीग्रेशन t। लिमिट है ना अपने पास, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट, पहले वेरिएबल की जगह पर अपर वैल्यू रखेंगे, फिर वेरिएबल की जगह पर लोअर वैल्यू रखेंगे, और बीच में माइनस रखो। इधर क्या हो गया देख, ln ऑफ a की जगह पर पहले क्या आएगा, at, फिर ln ऑफ a की जगह पर a नॉट। तो पहले अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट रखा, बीच में क्या आएगा, माइनस, ये माइनस के ऐसी रहेगा, t की जगह पर पहले क्या आएगा, t, और फिर बाद में 0, बीच में माइनस। क्या बन जाएगा देखिए, ln ऑफ at माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। करेक्ट है। ये माइनस के टी को इस साइड ले ले और इन दोनों को उस साइड लेके जा, ये माइनस के टी इधर आएगा तो प्लस के टी, करेक्ट है। ये दोनों उधर जाएंगे, तो ये उधर जाएगा माइनस में, क्या बन जाएगा, प्लस में, ये उधर जाएगा प्लस में, क्या बन जाएगा, तो ये माइनस में था उधर गया तो प्लस ln ऑफ a नॉट, और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस ln ऑफ at, ठीक। लॉग का लॉ ऑफ कोशेंट याद करो, लॉ ऑफ कोशेंट, इधर ध्यान से देख, जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है और हम लोग उसका लॉग देखते हैं तो आंसर क्या आता है, सर लॉग पहली वाली वैल्यू को मिलता है log a, फिर लॉग दूसरी वाली वैल्यू को मिलता है log b, और डिवीजन होता है तो बीच में, तो log a बाई b का क्या फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b। तो log a माइनस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, log a बाई b। तो इधर देखना, log a माइनस log b क्या आएगा, log a बाई b, क्या बचेगा ये, kt इज इक्वल टू log a बाई b। a कौन है बेटा, a नॉट, और b कौन है बेटा, at। यहाँ तक समझा, कोई डाउट। ये k को अकेला करो, क्या बनेगा बोल, k इज इक्वल टू t, इधर मल्टीप्लाई करें ना, वहाँ जाएगा तो 1/t ln ऑफ a नॉट बाई at। बस आ गया, खत्म हो गया है, बस एक स्टेप बची हुई है। कौन सा स्टेप बची हुई है, हम लोगों को खाली इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन नहीं करना है, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने। क्या सॉल्व करने बोल, न्यूमेरिकल। यहाँ पर कौन दिख रहा है मुझे, लॉग, लॉग फॉर्मूले में ही आ गया है, तो बिना लॉग टेबल के न्यूमेरिकल सॉल्व होगा क्या, नहीं। तुम्हारे पास लॉग टेबल कौन सा है, ये अपना वाला नवनीत वाला, अपने पास यही लॉग टेबल है ना। इस लॉग टेबल में जितनी भी वैल्यू दी हुई है ना, वो ये मानकर दी हुई है कि लॉग का जो बेस है वो 10 है। ये सारी वैल्यू क्या मानकर दी गई है, लॉग टू द बेस 10। ये सारी वैल्यू हमको क्या मान के दी गई है, बोल लॉग टू द बेस 10। पर इस फॉर्मूले में लॉग का बेस क्या है, ई है। चलेगा क्या, आप ये टेबल यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या कोई दूसरा टेबल मिलेगा, नहीं, टेबल तो यही मिलने वाला है। तो इसमें लॉग टू द बेस 10 है, इसको लॉग टू द बेस ई कर सकते हो क्या, नहीं। इधर लॉग टू द बेस ई है, एक काम करो ना, इस लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 बना दो, तो फिर अपना मसला सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये आपको जानना है कि लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कैसे बदलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन में काम आती है और फिजिक्स में भी काम आती है। जिन जिन डेरिवेशन में फॉर्मूले के अंदर लॉग टू द बेस ई आता है, उन सारे फॉर्मूले को हम लोग लॉग टू द बेस 10 में बदल के ही छोड़ते हैं, क्योंकि उसको फिर न्यूमेरिकल में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करने का, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर कहीं पे लॉग टू द बेस ई है और आप इसको लॉग टू द बेस 10 में बदलना चाहते हो,
अगर कहीं पे log to the base e है और आप उसको किस में बदलना चाहते हैं, log to the base 10, एकदम सिंपल है, वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देने का, खत्म। जैसे आपने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, अपने आप log to the base e किस में बदल जाएगा, log to the base 10 में। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, k को ऐसे रहने दे, ये t को ऐसे रहने दे, मैं इधर 1 की जगह 2.303 लेके आ जा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये log to the base e अपने आप किस में बदल गया, log to the base 10। दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, खत्म। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 ऑफ a नॉट बाय at। यहाँ पर कौन क्या दिखा रहा है उसको समझो। व्हाट इज दिस k? रेट कांस्टेंट। व्हाट इज दिस t? टाइम, जितना टाइम हो गया अभी रिएक्शन को होके। a नॉट क्या है बेटा? शुरुआत के रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। at क्या है बेटा? इतना टाइम गुजर जाने के बाद रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, देख, शुरुआत में इतना कॉन्सेंट्रेशन था, बाद में इतना कॉन्सेंट्रेशन था, ये रेट कांस्टेंट है, बताओ रिएक्शन कितने टाइम में हुई? तो शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, बाद का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया, टाइम निकाल लेंगे इतने टाइम में हुई है रिएक्शन। आपको बता देगा इतना टाइम लगा, शुरू में इतना कॉन्सेंट्रेशन था, बाद में इतना कॉन्सेंट्रेशन था, बताओ इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना रहेगा? तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए, टाइम दिया हुआ है, क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बता देगा, बोलेगा रिएक्शन इतने टाइम में हुई है, शुरू में इतना कॉन्सेंट्रेशन था, तो बताओ बाद में कितना रहेगा। रेट कांस्टेंट दिया है, टाइम दिया है, शुरू का कॉन्सेंट्रेशन दिया, बाद का निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं अलग अलग तरीके से। ए नॉट ए टी टी दे देगा और के पूछ लेगा, ए नॉट ए टी के दे देगा और टी पूछ लेगा, ए नॉट टी और के दे देगा, ए टी पूछ लेगा, ए टी टी और के दे देगा, ए नॉट पूछ लेगा। मतलब ये दो और ये दो, इन चार में से कोई तीन चीज़ दी हुई रहेगी, एक निकालना रहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? और डेरिवेशन पूछा तो कैसे पूछेगा सर? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये लिखा होना चाहिए उधर, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर वहां ऐसा लिखा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सब कुछ सेम, खाली फर्स्ट ऑर्डर की क्या बोल दिया, जीरो ऑर्डर, तब ये डेरिवेशन चलेगा क्या, उसका अलग डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर का। उसमें क्या होगा मालूम, इधर सुन, उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1, उधर कितनी लेनी पड़ेगी, पूरा यहाँ से चेंज हो जाएगा वो। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये वाला डेरिवेशन कब करना है, जब कौन सा बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा डिराइव द रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है, 4 मार्क्स तक के लिए आता है। समझ में आ रहा अच्छे से? अब कभी कभी ना बोलता है कि डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज, अब वहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई रहेगी ना वो डिराइव करके दिखाना रहता है। अब वहाँ पे जो इक्वेशन रहती है वो ये रहती नहीं है, वो कुछ और रहती है, वो कुछ और रहती है। तो फिर सर, तो इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 फॉर्मेट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, कितने फॉर्मेट, 2 और फॉर्मेट। एक तो ये हो गया, ये तो मेन है, कुछ नहीं बोला तो आपको यही डिराइव करके रुक जाना है। 2 फॉर्मेट और है, तो ध्यान से देखा, अदर फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ के दूसरे फॉर्मेट। तो पहला फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे, इधर कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, सब लोग इधर ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से, ठीक है ना। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या देख, इक्वेशन नंबर 2 क्या देख, ln ऑफ at माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस kt, ठीक है। log a माइनस log b क्या होता है, ये log a माइनस log b क्या होता है, बोल, log a बाय b। तो इधर क्या बचेगा, ln ऑफ at बाय a नॉट, करेक्ट है, log a बाय b। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, माइनस kt। अब मुझे क्या करना है, इस log को यहाँ पे लेके आना है, इस log को यहाँ पे लेके आना है। तो बहुत ध्यान से देख, log a टू द बेस b और यहाँ पे समझ x है। तो जब भी log को इधर लेके आते ना बेटा, तो log की जो वैल्यू रहती है ना, वैल्यू वो इधर ऐसी बचती है, और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो पावर में चली जाती है। तो मैथ्स का फंडा है, समझ एकदम अच्छे से, 11th में सीखा होगा आपने। जब भी log को यहाँ से लेके आते ना बेटा, तो जो log की वैल्यू रहती है ना वो ऐसी बचती है, ऐसी बचती है, और यहाँ पर पहले से जो वैल्यू थी वो क्या बन जाती है, पावर। और जो log का बेस था ना, बेस वो इधर आ जाता है।
पावर का बेस बन जाता है। ये लॉग का फंडा है। फिर से बोलूँ, जब भी लॉग यहाँ से वहाँ जाता है तो लॉग की जो वैल्यू रहती है वो इधर ऐसी बचती है, वहाँ पे पहले से जो वैल्यू थी वो कहाँ चली जाती है, पावर में, और जो लॉग का बेस था वो इस पावर का बेस बन जाता है, ऐसे। सही है। अब समझ, मैंने ln लिया है, ln ऑफ a, और इधर समझ x है ऐसा। ln मतलब लॉग टू द बेस, बोलना, ln मतलब लॉग टू द बेस e, यहाँ पर a है, यहाँ पर x है। अब समझ, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये a ऐसे ही रहेगा, ये x कहाँ चला जाएगा, पावर में, ये लॉग उधर गया, इसका बेस कितना है e, यहाँ बेस में e आ जाएगा। तो जब भी ln को वहाँ भेजते हैं ना, वो उधर जाके e रेस टू बन जाता है। तो इसको याद रखो, इसका कट शॉर्ट ये है, जब भी ln को यहाँ भेजते हैं तो ये e रेस टू बन जाता है। क्या बन जाता है बोल, e रेस टू। तो यहाँ पे भी तो मेरे को ln दिख रहा है ना, ln को वहाँ पे भेजोगे क्या बन जाएगा, e रेस टू। तो ln यहाँ पर आया e रेस टू, और इधर जो पहले से था कहाँ चले जाएगा, पावर में। तो इधर बच कौन गया फिर, 80 बाय a नॉट। तो यहाँ से 80 को अकेला करके क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू, ये a नॉट उधर चला जाएगा, a naught into e raised to minus kt. This is the second format of writing integrated rate law for a first order reaction. Derive the expression at is equals to a naught into e raised to minus kt for the first order reaction. ऐसा पूछा, क्या करोगे, ये करोगे। यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा। उसके बाद ये करने की जरूरत है क्या, इसके बाद सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये दो स्टेप कर देंगे। समझा, कुछ नहीं बोला है, खाली बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालो, चुपचाप ये निकाल के छोड़ देना। अब बोल दिया कि नहीं मेरे को यही वाला चाहिए, यही वाला निकाल के दो, तब ये काम करने का। समझा अच्छे से। एक फॉर्मेट और है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक फॉर्मेट और है, फिर खत्म। दूसरा फॉर्मेट समझो, मैंने मान लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज x। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लिया मैंने, एक्स नहीं सॉरी, स्मॉल ए मान लिया। कितना मान लिया, स्मॉल। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या लिए थे हमने, देख इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या लिए थे हमने, ए नॉट। मतलब इधर ए नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, ए नॉट की वैल्यू कितनी है बोल, स्मॉल। इन टाइम टी या आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस बाय एक्स। टी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कितने से कम हुआ है, x से, तो बचेगा कितना बचेगा, हाँ बोल, वेरी गुड, a माइनस एक्स। अरे एकदम सिंपल फंडा है, देख नंबर से समझ a का शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन था 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मैंने बोला कि टी टाइम में 3 कम हो गया, तो कितना बचा, कैसे निकाले, 10 में से 3 माइनस किए ना। तो शुरुआत में स्मॉल ए कॉन्सेंट्रेशन था, टी टाइम में कम कितना हुआ, x, तो कितना बचा, a माइनस एक्स। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टी टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ रहेगा कितना रहेगा बोल, a माइनस एक्स। लेकिन बेटा टी टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 80 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये a माइनस एक्स असल में कौन है, 80 है। यहाँ तक ठीक। रेट लॉ क्या आया था बोल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आया था, सिंस ये वाला बोल ना, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय t log टू द बेस 10 a नॉट बाय, a नॉट की जगह ये रख दे, a t की जगह ये रख दे, क्या बन जाएगा देख, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t log टू द बेस 10 a नॉट स्मॉल a, 80 a minus x. This is the another format for integrated rate law for first order reaction. Simple, समझा अच्छे से। यहाँ पर k रेट कांस्टेंट, t टाइम, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, टाइम t में जितना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है वो है x। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड। आई होप आप सबको एकदम अच्छे समझ में। कहाँ पर दिया देखो, ये पेज नंबर 126 पे उसने इक्वेशन नंबर 6.7 देखो, 6.7 k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t log टू द बेस 10 a नॉट बाय 80। ये पहला वाला फॉर्मेट है वो। आगे बढ़ो, आगे इक्वेशन नंबर 6.8 देख क्या दिया है, 80 इज इक्वल्स टू a नॉट e रेज़ टू माइनस kt, मिला सेकंड फॉर्मेट।
मिला सेकंड फॉर्मेट। नेक्स्ट पेज पे आओ, इक्वेशन नंबर 6.9 देख क्या है, k इज इक्वल टू 2.303/t log to the base 10 a/a-6, थर्ड वाला। तो यहाँ तक का अपना पूरा हो गया, ठीक है। लिखो ये पूरा डेरिवेशन फटाक से, राइट एंड फास्ट। एक फॉर्मेट और है अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। मतलब अब जो रिएक्शन है कौन से फेज में हो रही है, गैस फेज। गैस फेज मतलब रिएक्टेंट भी गैसेस है और प्रोडक्ट भी कौन है बेटा, गैसेस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका फॉर्मूला और चेंज होएगा। तो डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं, कैसे करते देखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी गैस फेज के ऊपर रिएक्शन आएगी ना, तो रिएक्शन कुछ ऐसे दिख रही होगी आपको। इधर देख, रिएक्टेंट के साइड पर एक गैस रहेगी, ए गैस, और प्रोडक्ट के साइड पर दो गैसेस रहेगी, बी गैस प्लस सी, ऐसे दिखेगी रिएक्शन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ गैस फेज के लिए, रिएक्टेंट के साइड पर एक गैस, प्रोडक्ट के साइड पर दो गैसेस, तब जो फॉर्मूला लगाना है वो अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या था, k इज इक्वल्स टू 2.303/t log to the base 10 a0/80। सर गैस फेज के लिए क्या चेंज होता है, ना तो k चेंज होगा बेटा, ना तो t चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। क्योंकि गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते। लिक्विड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है, जो चीज़ गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, गैसेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन के दोनों टर्म्स को प्रेशर से रिप्लेस करते हैं। क्योंकि गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बजाय हम लोग क्या निकालते हैं, प्रेशर। तो ए नॉट की जगह आपको पी नॉट लेना पड़ेगा। पी नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, किसका, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर ये ए कौन था, रिएक्टेंट था ना, तो ए नॉट क्या था, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रेशर भी किसका रहेगा, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर रहेगा। और फिर टी टाइम के बाद ए टी क्या था, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, पी टी लेंगे, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट के इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं रिएक्टेंट के इनिशियल और फाइनल प्रेशर से। बस इतना फर्क करने का। अब इधर पे दिक्कत क्या है, सब लोग ध्यान से देखो, समझ लीजिए पूरी रिएक्शन एक बीकर में हो रही थी। लेट्स से पूरी रिएक्शन एक बीकर में हो रही थी, तो ये वो बीकर है। इनिशियली बीकर में कौन कौन सी गैस रहेगी, ए बी या सी, कौन कौन सी बताओ। इनिशियली कौन सी गैस रहेगी बीकर, सिर्फ ए रहेगी ना बेटा, ओनली ए गैस रहेगी ना, क्योंकि अभी बी और सी तो बनेगी। तो उस वक्त जो प्रेशर रहेगा इस पूरे बीकर का, उस वक्त जो पूरे बीकर का प्रेशर रहेगा वो असल में किसका रहेगा, ए का रहेगा। किसका रहेगा बोल, ए का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंसीडर इनिशियली द प्रेशर ऑफ गैस ए इज पी आई। इनिशियल प्रेशर को मैंने क्या मान लिया, पी आई। तो इस बीकर का शुरू में प्रेशर कितना है बेटा, पी आई, जो कि पूरा किसका प्रेशर है, ए का। तो ए नॉट की जगह मुझे क्या चाहिए था, ए का इनिशियल प्रेशर, तो उसको मैंने क्या मान लिया, पी आई। तो यहाँ पर आ गया पी आई, यहाँ पर क्या आ गया बोल, पी आई। अब बात करते हैं टी टाइम के बाद। तो थोड़ा सा टाइम हुआ, टाइम टी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, टाइम टी। अब इस बीकर में कितनी गैसेस रहेगी बोल, टी। ए गैस बची हुई रहेगी ना, पूरी तो नहीं खत्म हो जाएगी ना, थोड़ी बहुत बची हुई रहेगी, और दो नई गैस बन के तैयार होगी। कौन सी, बी गैस और सी गैस, ये दोनों नई गैसेस बन के तैयार होगी, ठीक है ना। अब मुझे बताना, ए गैस थोड़ी सी कंज्यूम हो गई है ना, तो पहले इसका पी आई प्रेशर था, अब पी आई रहेगा क्या। तो अब मान लेते हैं सिर्फ ए का कितना प्रेशर है, पी टी प्रेशर, सिर्फ ए का कितना प्रेशर है बोल, पी टी। तो इधर ए टी की जगह पर क्या रहेगा बेटा, पी टी। तो इधर ध्यान से देखना, आफ्टर टाइम टी द प्रेशर ऑफ ए, अभी तक मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, दैट इज प्रेशर ऑफ ए इज पी टी। तो ए का प्रेशर मैं कितना मान ले रहा हूँ बेटा, पी टी मान ले रहा हूँ आफ्टर टाइम टी। अब सर आपने जगह क्यों छोड़े, इधर पे क्या हरकत चल रही, जरा समझाओ हम लोग को। इधर ध्यान से देखना, इनिशियल जो गैस थी उसका अपना टोटल प्रेशर निकाल लिया, क्योंकि जो टोटल प्रेशर था वो असल में किसका प्रेशर था, ए का, उसको पी आई बोल दिया, वेल एंड गुड, ठीक है। बाद में बंदा तीन गैसेस है,
तो अब गैस जो है वो आपके पालतू जानवर नहीं है कि आप बोले चलो सारी ए गैस इधर आ जाओ, बी गैस उधर चले जाओ, सी गैस इधर चले जाओ, चलो ए का प्रेशर निकाल लो, बी का निकाल लो, ऐसा चलेगा क्या? तो फाइनल जो आप प्रेशर निकालोगे ना वो भी आप पूरे बीकर के ही निकालोगे, वो भी आप किसका निकालोगे? पूरे बीकर का। तो समझ फाइनली इस पूरे बीकर के अंदर जो प्रेशर है वो पी है। कितना है बोल? पी। लेकिन क्या ये पी सिर्फ और सिर्फ ए गैस का प्रेशर है? किसका किसका है? ए का भी है, बी का भी है, सी का भी। पर इसमें हमको चाहिए क्या? सिर्फ ए का चाहिए। अब वो निकालना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, मुश्किल है, नहीं कर सकते वैसा। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस पीटी को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पी, क्योंकि हम लोग ये बीकर जब आपके हाथ में फाइनली रहेगा, गैसेस का मिक्सचर है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हो? पूरी टोटल गैस का पूरा प्रेशर। तो हम लोग ये पी निकाल सकते हैं ना। तो मुझे इस पीटी को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पी। वही चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी थोड़ी हरकत करेंगे। पीटी को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ पी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ निकाल सकता हूँ, शुरुआत में पी आई और आखिर में पी। शुरुआत में बीकर का टोटल प्रेशर निकालो, पी आई है, ए का इनिशियल प्रेशर, और बाद में बीकर का टोटल प्रेशर जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पी। बस हम ये दो चीज़ निकाल सकते हैं। पीटी कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल बात है क्या इधर? नहीं। तो पीटी को इन टर्म्स ऑफ पी मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज कर रहा सब लोग ध्यान से देखना। इनिशियली ए का प्रेशर कितना था बेटा? पी आई। टाइम टी में ए गैस थोड़ी सी कंज्यूम हुई है तो उसका प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा ना। क्या हुआ होगा बोल? डिक्रीज। तो मैं क्या मान रहा हूँ देख, आफ्टर टाइम टी द प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेज बाय एक्स। तो टाइम टी के बाद ए का प्रेशर कितना चेंज हुआ है बोल? एक्स से चेंज हुआ है। तो कितना बचा हुआ रहेगा फिर? शुरुआत में पी आई था, टी टाइम में एक्स से डिक्रीज हो गया तो बचा कितना? पी आई माइनस एक्स। तो जो पी टी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी बोल? पी आई माइनस एक्स। अब ये पी आई मुझे पता है, हाँ ये पी आई मुझे पता है, फिर से सारा एक्स आ गया। अब मुझे क्या पता टी टाइम में कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ रहेगा। तो इस एक्स को ही तो बदल के हमको ये पी को लेके आना है। देखते हैं कैसा लेके आएंगे। ये पी टी की वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है बोल? पी टी की वैल्यू। तो पी टी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। ये एक्स मुझे चेंज करना है कैसे तो भी, ठीक है। अब कैसे चेंज करूंगा सब लोग ध्यान से देखना। टी टाइम के बाद बीकर में कौन कौन सी गैस बची है? ए बी और सी। ये ए, ये बी, ये सी। ए का प्रेशर कितना है? पी आई माइनस एक्स, करेक्ट है। अब बात करते हैं बी और सी की। अच्छा, ए का शुरू में प्रेशर कितना था? पी आई। अभी पी आई माइनस एक्स हो गया, मतलब थोड़ा प्रेशर कम हुआ है। तो जो थोड़ा कम हुआ है वो किसका प्रेशर हो गया? अब बी और सी का। तो अगर मैं बोलता हूं कि ए का प्रेशर 10% से कम हुआ रहेगा तो बी और सी का 10% से बढ़ा रहेगा। ए का प्रेशर अगर 15% से कम हुआ रहेगा तो बी और सी का 15% बढ़ा रहेगा। पहले बी और सी थे ही नहीं, 0-0। इसका अगर 10% कम हुआ तो इन दोनों का 10% बढ़ा है, क्योंकि जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही बी और सी फॉर्म होगा। सिंपल सी बात है। 11th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ना तो नया मास प्रोड्यूस हो सकता है, ना तो पहले से मौजूद मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ए जितना कम हुआ रहेगा बी और सी उतना ही बना रहेगा। तो ए का प्रेशर जितने परसेंट से कम हुआ रहेगा बी और सी का प्रेशर उतने ही परसेंट से बड़ा रहेगा। यहाँ पर ए का प्रेशर कितने से कम हुआ है? एक्स से। तो बी और सी का कितना हुआ रहेगा? एक्स। क्या बोला सुन? कॉमन सेंस की बात है, भेजे में जाने से। ए का प्रेशर टी टाइम में कितने से कम हुआ है? एक्स से। तो बी और सी का कितना बना होगा? एक्स बना होगा, क्योंकि ये जितना घटेगा ये उतना बनेगा। सही है। तो इधर ध्यान से देखना। ऑल्सो आफ्टर टाइम टी प्रेशर ऑफ बी गैस एंड सी गैस इज एक्स। ए का शुरू में पी आई था, टी टाइम में एक्स से घट गया, कितना बचा? पी आई माइनस एक्स। तो इसका एक्स से घटा है तो इन दोनों का एक्स से बड़ा होगा। तो टी टाइम के बाद इसका भी प्रेशर एक्स, इसका भी प्रेशर एक्स। पता, इसका भी प्रेशर एक्स और इसका भी प्रेशर एक्स। तो मुझे बताना टोटल प्रेशर कितना है फिर इधर? ए का ये, बी का ये, सी का ये, तीनों को क्या कर देंगे? ऐड। वो क्या रहेगा? टोटल प्रेशर। उसी टोटल प्रेशर को हमने क्या नाम दिया? पी नाम दिया है कि? देयरफॉर आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर इज क्या रहेगा? देख टोटल प्रेशर P इज इक्वल्स टू, बोल क्या रहेगा? ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर। ए का प्रेशर कितना है? पी आई माइनस एक्स
प्लस बी का प्रेशर कितना है x और सी का प्रेशर कितना है x। तो ये जो डब्बा इधर बना हुआ है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट इन द डेरिवेशन, आपको इसको डेरिवेशन में बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी बुक में बना के लेना, बाद में बहुत काम देगा फिर आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन अपने आप क्लियर कर देगा, समझा। तो ए का प्रेशर पी आई माइनस एक्स, बी का प्रेशर x, सी का प्रेशर x। अभी तक ध्यान से देख, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या बची फिर, p इज इक्वल्स टू पी आई प्लस एक्स। फंडा क्या था, मुझे ये x हटाना था, देख हट गया, ये देख हट गया, यहाँ से x को अकेला कर, ये p ऐसी रहेगा, ये पी आई इधर प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस, मतलब मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, p माइनस पी आई। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इधर लिख दूँ पुट इन 1, देख इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी फिर, पी टी इज इक्वल्स टू ये पी आई ऐसे रहेगा, ये माइनस ऐसे रहेगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, x की जगह पर क्या आ जाएगा, p माइनस पी आई, इधर माइनस था इसीलिए क्या लगाया ब्रैकेट, माइनस मतलब खत्ती की घंटी, ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये माइनस को अंदर लेके जाए क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी आई माइनस प्लस माइनस पी माइनस माइनस प्लस पी आई। बेटा पी आई प्लस पी आई 2 पी आई, वेरी गुड। तो पी टी की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दे, पी टी की वैल्यू हो जाएगी पी आई प्लस पी आई 2 पी आई माइनस पी, ये मिल गई पी टी की वैल्यू। मसला क्या था, मैं खाली पी आई और पी निकाल सकता हूँ ना, तो देख पी टी के फॉर्मूले में कौन कौन आ रहा है, पी आई और पी, अब मिल जाएगा पी टी, ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर कितना था पी आई, फाइनल प्रेशर पी टी था ना, उसको क्या चेंज कर दिया मैंने 2 पी आई माइनस पी, ये दोनों ही निकाल सकते हैं हम लोग, शुरुआत का प्रेशर बाद का प्रेशर। अब रख देंगे इस पे फॉर्मूले में, क्या बन जाएगा देख, concentration replacing concentration terms by pressure terms। concentration के टर्म्स को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, प्रेशर के टर्म से, दैट इज ए नॉट इनिशियल प्रेशर था ना, इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, पी आई, इनिशियल प्रेशर क्या है पी आई। ए टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था ना, इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, पी टी। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए टी, यही था ना। चेंज करो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट की जगह क्या आ जाएगा पी आई, ए टी की जगह क्या आ जाएगा पी टी। ये पी टी हम लोग निकाल नहीं सकते, वही दिक्कत था, तो चेंज किए ना उसको, क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 पी आई, ऐसे रहने दो, पी टी की जगह पर क्या आ जाएगा बोल 2 पी आई माइनस। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। अब यहाँ पे पी आई कौन है, इनिशियल प्रेशर, ये पी कौन है, फाइनल प्रेशर, फाइनल टोटल प्रेशर है। पी आई क्या था, इनिशियल प्रेशर, ये पी कौन है, फाइनल पूरे बीकर का प्रेशर। अब अलग से ए बी और सी का प्रेशर निकालने की ज़रूरत नहीं। तो जब गैस फेज पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन रिएक्शन इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक गैस गिविंग 2 गैसेस, समझ में, और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, नोट करिए। तो ये हो गया चौथा फॉर्मूला। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 4 फॉर्मूले दिया मैंने आपको, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए टी। दूसरा ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेज टू माइनस के टी। तीसरा k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 स्मॉल a बाई a माइनस एक्स। चौथा k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी। कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ एप्लीकेबल है वो भी मैंने आपको साथ साथ में समझा दिया, समझ में आ रहा अच्छे से। इसमें से 100 में से 80-90% केसेस में पहले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है, दूसरे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, थर्ड फॉर्मूले पे भी उतना चांस कम है न्यूमेरिकल आने का, इस पे आता है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अभी जो बच्चे कुछ चीज़ें वो भी करते हैं जल्दी से, सब बोर्ड पर देखेंगे। क्या बचा है सर, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट, तो के के यूनिट को निकालने के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक ट्रिक सिखा चुका हूँ। के का यूनिट निकालने के लिए क्या ट्रिक थी बता, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड का पावर -1, याद है, ये दिया था ना उस दिन फॉर्मूला। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये n की जगह क्या आएगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 एनीथिंग रेज टू 0, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, है कि नहीं, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग अपनी दी गई ट्रिक से। अभी ये फॉर्मूले से निकालते हैं, ध्यान से देख। के का फॉर्मूला क्या है, 2.303/t log to the base 10 a नॉट बाय AT। बेटा ए नॉट कौन है, कॉन्सेंट्रेशन, AT कौन है, कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इसकी यूनिट रहेगी वो इसकी यूनिट रहेगी, सेम सेम यूनिट वाले टर्म ऊपर नीचे, उनका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस यूनिट ऑफ ए नॉट एंड AT गेट्स कैंसल, इन दोनों का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो के का यूनिट सिर्फ और सिर्फ किस पे बचा, फिर टी पर बचा ना। देयरफॉर यूनिट ऑफ के विल बी 1 बाय यूनिट ऑफ टी। इसका 2.303 तो नंबर है ना, उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, इसका यूनिट कैंसिल हो गया तो बचा खाली टी का यूनिट ना। टी का यूनिट क्या रहता है, सेकेंड। तो के का यूनिट क्या आएगा बोल, 1 बाय सेकेंड। 1 बाय सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट ऑफ के। आया सेम। तो बस वो टेक्स्ट बुक में हीरो बनने की कोशिश किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का जो यूनिट रहता है वो सेकेंड इनवर्स रहता है, जो हम लोग ऑलरेडी करके आ चुके पहले से। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट चीज, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल दो। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 2 एग्जांपल दिया, वो दोनों याद कर लो एज इट इज। कहां पर देखो, पेज नंबर हटा, पेज नंबर 128 पर आओ, ऊपर हेडिंग देखो, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिला, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिला रे। 2 एग्जांपल दिया, 2H2O2 गिविंग 2H2O प्लस O2 मिला, और दूसरा क्या दिया, 2N2O5 गिविंग 4NO2 प्लस O2। ये दोनों कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे टिक कर लो उसको। अगर आपसे पूछा गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये 2 में से एक रिएक्शन लिख देने, 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। समझा अच्छे से। अब देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये एग्जांपल करा दिया मैंने आपको, उसी के जस्ट नीचे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज रिएक्शन मिला, अब भी किए ना उसको। ये वाला फॉर्मूला देख, लास्ट में उधर लिखा रहेगा, K = 2.303/T log to the base 10 Pi/2Pi - P मिला। ये वाला कर लिया हमने पूरा। पिछले पेज पर आओ, ऊपर जो 6.9 इक्वेशन है वो तक पहले की, वहां तक पहले किए थे, ठीक है। फिर उसके नीचे देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो भी निकाल लिए। उसके बाद हेडिंग है देख हाफ लाइफ, ये नहीं करे हम लोग ने, है ना, हाफ लाइफ नहीं करे। और उसके बाजू में हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिला, ये नहीं। ये 2 चीज बस इधर बची है। तो अभी मैं आपको हाफ लाइफ करा रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ बोल, हाफ लाइफ। तो जो 4 फॉर्मूला हमने पढ़ा, जो 4 फॉर्मूला हमने पढ़ा वो 4 फॉर्मूला, और हाफ लाइफ का डेरिवेशन करा रहा हूँ। कितना फॉर्मूला हो जाएगा वो 5। फिर इन 5 फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। तो अभी मैं आपको हाफ लाइफ करा रहा हूँ, फिर आप लिखोगे 10 बज जाएंगे। कल के लेक्चर में हम लोग शुरुआत ही करेंगे न्यूमेरिकल से, इन 5 फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, सॉल्व एग्जाम्पल के भी और एक्सरसाइज के भी। और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ लेंगे, उस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है, खाली ग्राफ आता है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो अपना फर्स्ट ऑर्डर पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश, एंड देन विल स्टार्ट विद 0 ऑर्डर। समझ में आ रहा अच्छे से। तो अभी सिर्फ अपने को हाफ लाइफ पढ़ना है। सर हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, मेरी तरफ देखो, उसका नाम ही बता रहा है हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, उसका नाम ही बता रहा है हाफ लाइफ किसको बोलते हैं। इधर सुन, जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है, जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उस टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे शुरुआत में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था 20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, शुरुआत में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका आधा कितना होगा, 10। तो जितने टाइम में 20 से 10 होगा उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो समझ में बोला, हाफ लाइफ है 2 सेकेंड। हाफ लाइफ कितनी है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये कितना बचा रहेगा, 10, और 2 सेकेंड के बाद खत्म। ऐसा सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो, सुन सुन सुन, इधर सुन, इधर सुन। आपने जो बोले वो कब सही होता मालूम, जब ये डायरेक्टली डिक्रीज हो रहा होता, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रहा होता, यहाँ से 10 हो गया, फिर यहाँ से 10 हो गया, खत्म। लेकिन इधर जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, एक्सपोनेंशियली आ रहा है। कैसे आ रहा है, एक्सपोनेंशियली। ये मैं नहीं बताया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन तो निकाला ना आपने, AT = A0 × e⁻⁻ फॉर्मूले में e⁻ आया, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, एक्सपोनेंशियल, ऐसा कर्व वाला ग्राफ बनेगा। असल में फंडा क्या है मालूम, शुरुआत में कितना कॉन्सेंट्रेशन था, 20, हाफ लाइफ कितना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये इसका आधा हुआ 10, अगले 2 सेकेंड के बाद उसका आधा होएगा, यानी 10 का आधा 5, उसके 2 सेकेंड के बाद उसका आधा होएगा, यानी 2.5, उसके 2 सेकेंड के बाद 2.5 का आधा 1.25, उसके 2 सेकेंड के बाद उसका आधा। 0 टच करेगा क्या कभी, ये नहीं, इट्स इम्पॉसिबल टू टच 0। जो आपने दूसरे आंसर में क्या बोल दिए, 0।
it is impossible that your reactant concentration will touch the zero. It will become nearly zero but not zero. ये देखिए ग्राफ से समझेगा तुमको, ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो जो एक डब्बा दिख रहा है आपको, एक डब्बा, ये एक डब्बा हाफ लाइफ जितना टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ लाइफ जितना टाइम। देख शुरुआत में इधर था, कितने डब्बे टोटल गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डब्बे हैं? 8, 8 का आधा 4, हाफ लाइफ यानी एक डब्बा गायब हुआ, देख कहाँ पे पहुंच गया रिएक्टेंट, आधे पे आ गया, 4 पे, देख रहे हो 8 की जगह 4 पे आ गया। और हाफ लाइफ जितना टाइम गया देख, 4 की जगह पे 2 पे आ गया, और हाफ लाइफ जितना गया 1 पे आ गया, और हाफ लाइफ उसका आधा, और हाफ लाइफ उसका आधा। अब बाद में ऐसा ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पर एक्स एक्सिस बन नहीं रहा है, यानी ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है पर जीरो हो नहीं रहा है। तो जैसे जैसे हाफ लाइफ जितना टाइम गुजरेगा ना बेटा, ये पहले जितना था उसका आधा होएगा, जीरो होएगा क्या? नहीं। क्या बोला, समझा अच्छे से? तो ये बात पहले ही मैंने तुमको समझा दिया, कभी भी जीरो होएगा क्या? ये नहीं। तो 20 था तो 2 सेकंड में 10 हुआ, अगले 2 सेकंड में 5, उसके 2 सेकंड के बाद बोल 2.5, उसके 2 सेकंड के बाद 1.25, उसके 2 सेकंड के बाद 0.06, ऐसा होएगा वो, और फिर और उसका आधा, फिर और उसका आधा। समझ में आ रहा अच्छे से? खैर, हाफ लाइफ किसको बोलते हैं समझा ना? वो टाइम जितने टाइम, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इधर ध्यान दो, वो टाइम जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो सबसे पहले तो प्यारे प्यारे बच्चों की तरह हाफ लाइफ का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे। किधर है देखो, पेज नंबर 127, हाफ लाइफ हेडिंग मिली, उसका दूसरा लाइन पर, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मिल गया? देख एकदम सिंपल से डेफिनेशन दिया, कुछ उसमें कंफ्यूजन जैसा नहीं। क्या लिखा हुआ है देख, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है, क्या होती है देख, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वो टाइम रिक्वायर्ड जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना फॉल हो जाएगा, कितना गिर जाएगा, आधा गिर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ में आया अच्छे से? अब हमको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है, सुने क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्वेश्चन कैसे आता है? डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑल्सो डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। क्या करेंगे? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, वरना 1 मार्क्स सीधा करिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसको डिराइव करेंगे। और ये सब हम लोग कौन से रिएक्शन के लिए कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर सेम हम लोग किसके लिए करेंगे? जीरो ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो इधर ध्यान से देखो, मैं क्या हेडिंग डाल रहा हूं। इधर देख रहे, इधर देख, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को देखो ऐसा लिखते हैं, टी हाफ। कैसे लिखते हैं हाफ लाइफ को? टी हाफ। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ही छोटी और प्यारी सी डेरिवेशन है, सब लोग यहाँ पर देखेंगे। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब टाइम t = 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं हम लोग? A0। वेरी गुड। तो जब टाइम t = 0 होता है कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं हम लोग? A0। आफ्टर टाइम t, जब टाइम t होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं हम लोग? AT। लेकिन अगर मैं t को t हाफ के बराबर ले लूं तो ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना रहेगा? आधा। तो AT की वैल्यू क्या रहेगी बोल? A0 का आधा मतलब A0/2। अगर ये लाइन नहीं समझी तो आप थू, इतना सिंपल मैथ्स है, इतना सिंपल मैथ्स है। वो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A0 था, मैंने टाइम किसके बराबर ले लिया? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसको बोलते हैं? जितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा हो जाए। तो हाफ लाइफ के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचा रहेगा वो इनिशियल का आधा रहेगा। आधा मतलब /2। करेक्ट है? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बताओ। K = 2.303/T log to the base 10 A0/AT। करेक्ट है? ये K को ऐसे रहने दे, 2.303 को ऐसे रहने दे। T की जगह क्या आ जाएगा बोल? T हाफ। T की जगह क्या आ जाएगा? हमने T किसके बराबर लिए? T हाफ। तो T की जगह क्या आ गया बेटा?
टी हाफ लॉग टू द बेस 10 ए नॉट ऐसा ही रहेगा, ए नॉट ऐसा ही रहेगा। अगर टी की जगह टी हाफ रखा हो तो ए टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, ए नॉट बाय 2। वेरी गुड, ए नॉट बाय 2। यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देख क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ। तेरे को दिख रहा है, दिख रहा है तेरे को, खसक उधर, खसक उधर। के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ, ठीक है ना। लॉग टू द बेस 10 ए नॉट ऐसे ही रहेगा, ये ए नॉट बाय 2 अपॉन के नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 बाय ए नॉट। कुछ दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा बोलो, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, क्या बचा, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। अब इधर लॉग देखना पड़ेगा अपने को। अच्छा 2 में पॉइंट किधर लगा हुआ है बोल, लास्ट में 2.00 है ये, ठीक है। तो सब बोर्ड पर देखेंगे 2.303 बाय टी हाफ। लॉग देखना है इसका, लॉग में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट से पहले कितना नंबर है, पॉइंट से पहले कितना नंबर है बेटा, 1 नंबर है। तो 1 में से 1 गया 0 पॉइंट। 20 का 0 बताओ देख के कोई, तो भी 20 का 0 बताओ जल्दी, हाँ 3010, ये आ गया 20 का 0, ठीक है ना। ये देख लिए लॉग। अब खोटा खोटा एंटी लॉग मत देखना, बोले सर लॉग के बाद एंटी लॉग भी तो देखना, तो इधर हम लोग लगाए क्या लॉग, फॉर्मूले में ऑलरेडी था, तो उधर सिर्फ लॉग देखेंगे, एंटी लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंटी लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, देख इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 2.303 इंटू 3.010, नंबर आ रहा है 6.93। कितना आ रहा है बोल, 6.93, 0.6 सॉरी कुछ तो गलती किया फिर मैंने, सॉरी 2.303 इंटू 0.3010, आंसर आ रहा है 0.693। कितना आ रहा है बोल, 0.693। तो ये डायरेक्ट याद रखो, तो तुम्हारा मल्टीप्लाई करने का टाइम बचेगा, डायरेक्ट याद रखो। वैसे भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना ही है, तो नंबर भी डायरेक्ट याद रखो ना, ठीक है ना। क्या हो जाए देख, के इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई किया 0.693 बाय टी हाफ। अपने को फॉर्मूला किसका निकालना था, टी हाफ का। आ गया देख, ये टी हाफ इधर ले ले, ये के वहाँ ले ले, क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर half life of a first order reaction, half life of a first order reaction, समझा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसा निकालते हैं, 0.693 बाय के। लिखो मत इधर, ध्यान दो, अभी खत्म नहीं हुआ है मेरा बोल के। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाय के। ये तो कांस्टेंट है 0.693, यानी इन शॉर्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू को 0.693 से डिवाइड कर दो, अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, हाफ लाइफ मिल जाएगा। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट क्या होता है देख, पर सेकंड। तो ये नीचे पर सेकंड रहेगा ना, ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा। यानी अगर इसको पर सेकंड में रखा है तो ये किस में आएगा, सेकंड। इसको पर मिनट में रखा है तो मिनट में आएगा, इसको पर आवर में रखा है तो आवर में आएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, के का जो भी यूनिट दिया रहेगा टी हाफ का भी वही यूनिट आएगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या इधर हाफ लाइफ के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपको कहीं पर दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ध्यान से, सिंस टी हाफ एक्सप्रेशन, टी हाफ का जो एक्सप्रेशन है फॉर्मूला है, टी हाफ का जो एक्सप्रेशन है फॉर्मूला है, डज नॉट कंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सही है कि ना, टी हाफ के फॉर्मूले में ए के कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी टर्म आपको दिख रहा है क्या, तो देख मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend on concentration of reactant। ए कौन था इधर, रिएक्टेंट था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसे भी बोल सकता है, प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कुछ और करना है क्या, यही डेरिवेशन करना है, उसके बाद ये 2 लाइन लिख देनी है। आपका क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्या करना है फिर, यही करना है।
क्यों सर, ऐसा क्यों आता है क्वेश्चन? अभी जब हम लोग जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालेंगे ना, तो उसमें फॉर्मूले में ऊपर ए नॉट बाई ए टी है, ए नॉट माइनस ए टी ऐसा आता है। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ से प्रूफ हो गया कि नहीं? सेम रिएक्शन है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ एक दूसरा बंदा है वो भी कर रहा है, सेम रिएक्शन है। अब वो गरीब बेचारा उसने एक भी कर लिया था रिएक्टेंट का, मैं अमीर मैंने 10 भी कर लिया था। अब दोनों की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जितने टाइम में मेरा रिएक्टेंट हाफ होगा ना, सेम उतने टाइम में उसका भी रिएक्टेंट क्या होगा? हाफ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है। कम लो या ज़्यादा लो, सेम टाइम में हाफ होने वाली हो। कुछ प्रैक्टिकल मतलब समझ रहा है इसका? यहाँ पर अपना हाफ लाइफ का कंसेप्ट भी क्या हो गया बेटा? फिनिश। तो टोटल 5 फॉर्मूले मैंने अब तक आपको दे दिए। इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ के 4 फॉर्मूले दिया मैंने आपको, और एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस जितने भी न्यूमेरिकल है वो कल के लेक्चर की शुरुआत में हम लोग करेंगे। और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाए। एंड देन टाइम बचा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? अभी इसको लिख लो, फिर आप जा सकते हो।